अच्छा, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया बता सकते हो? कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पर पहले तो ये होता है कि अगर कंपनी पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान का पैदा हुई है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर कंडीशन वो पाकिस्तानी रेजिडेंट होगी। वेरी गुड। और अगर कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसके डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वगैरह पाकिस्तान से कंट्रोल होती है। वर्डिंग है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, ये वर्डिंग याद करनी पड़ेगी आपको। मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अफेयर्स अगर पाकिस्तान से चल रहे हैं तो फिर होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर, ये वाली वर्डिंग कोशिश करो, समझ रहे हो? ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम याद करेंगे तो हमें जाहिर सी बातें लिखना होगा, तो उसमें लिखने में हमें अंग्रेज़ी का सहारा लेना होगा, और अंग्रेज़ी में हमने वो वर्ड्स यूज़ करने होंगे जो लॉ के वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लॉ के वर्ड्स हैं जिससे आपके आंसर में ब्यूटी पैदा होगी और करेक्टनेस भी पैदा होगी। अगर मैं कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूँगा तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि मैं कंपनी कब रेजिडेंट होगी, या तो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, या नंबर 2 if incorporated outside Pakistan, so management and control of affairs is situated wholly in Pakistan during tax year. बात याद रहेगी? AOP का तुम बता दो। सर AOP में ये कि अगर दो पर्सन अगर पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर को स्टार्ट किया है तो या तो होली या क्या होली? मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली या पार्टी पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पार्टी में एक दिन भी हो सकता है या गुड। मेन बात ये थी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। ठीक बात है। अगली क्लास में सब प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि आज हम काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ लेंगे, तो वो याद करने का मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे मंडे को वो सब याद चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी पिन पॉइंट करके सवाल पूछ लूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको इतना करा दूँ कि मैं आपको होमवर्क दे सकूँ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस का, ताकि कल आप लोग वो होमवर्क कर पाओ। अल्लाह करे। देखो चलो भाई शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ज़रा रिकैप करवा देता हूँ आपको जो अब तक हमने पढ़ा। टैक्स ईयर्स का डिस्कशन हमने किया, चेंज इन टैक्स ईयर्स, ये तो आसान बातें थी। फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस पर आ गए। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने तीनों का देखा, इंडिविजुअल का भी देखा, कंपनी का भी देखा, AOP का भी देखा। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बेस करता है नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस पे। हम इंडिविजुअल का पासपोर्ट नहीं देखेंगे, उसकी नेशनैलिटी नहीं देखेंगे, उसका रंग नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि टैक्स ईयर में उसके कितने डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर कितने हैं। ठीक हो गई बात? नंबर ऑफ दिन गिनने पड़ेंगे उंगलियों पे। सर कैसे गिनेंगे? रूल टू काउंट डेज है, रूल 14। कोई है जो सुना दे मुझे रूल 14? कोई है जो रूल 14 सुना दे मुझे? सुना दोगे? Part of the day that an individual is present in Pakistan will be counted as a whole day, including day of arrival, day of departure, day of public holiday, day of leave, delay, lockout, strike, lockout, delay in receipt of supplies, a holiday spent in Pakistan, ये सारे के सारे काउंटिंग में आएंगे। कौन सा नहीं आएगा? The day solely spent for the reason of being in transit will not be counted for the residential purposes. ये सुनाना था आपने। पेपर आपने देना है, पेपर मैंने नहीं देना है, याद आपको होना चाहिए। और मैं किसी से भी कभी भी कोई भी चीज़ सुन लूँगा, मुझे ये पता लगे कि आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप लोग मुझे नहीं सुना पा रहे हैं, इसका मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, माजरत के साथ। पास होने के इरादे आपके लग नहीं रहे मुझे, अगर ये इतनी छोटी छोटी और आसान चीज़ें भी आपको याद नहीं हैं तो। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया क्या था? इंडिविजुअल है तो 183 और मोर डेज पे हर कोई रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है। 183 और मोर पर हर इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। लेकिन अगर वो सिटीजन है तो वो 183 से कम डेज पे भी क्या हो सकता है? रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2 नो होना पड़ेंगे, 2 चेक बॉक्स नो होना पड़ेंगे। अगर वो दोनों चेक बॉक्स नो हो जाएंगे तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। वो दोनों चेक बॉक्स कौन से हैं? पहला, कहीं वो किसी और कंट्री में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट तो नहीं है, हमने कहा नो। कहीं वो किसी और कंट्री में 183 और मोर डेज उसने किसी स्पेसिफिक कंट्री में तो नहीं गुजारे, नो 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 रेजिडेंट।
इन दोनों में से एक भी अगर नो नहीं हुआ और यस हो गया तो फिर वो सिटीजन पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको? फिर आ जाता है हमारे पास कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो उसमें बड़ी सिंपल हमने बात की थी कि कंपनी अगर पैदा पाकिस्तान में हो गई, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हो गई, तो रेजिडेंट हो जाएगी। और अगर वो इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में नहीं हुई है तो क्या वो रेजिडेंट हो सकती है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, क्या वो रेजिडेंट हो सकती है? इतना पिछली क्लास में नहीं आए थे आप लोग? एक बात गौर कीजिएगा, पूरे बैच में, बैच खत्म होने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दीजिएगा, मुझे चाहिए नहीं कॉम्प्लीमेंट, ये आप मुझे कॉम्प्लीमेंट बैच खत्म होने के बाद दे दीजिएगा। जब भी मैं किसी को पिन पॉइंट करता हूँ, सवाल पूछता हूँ, 90% हिट रेट रहता है कि वो जवाब नहीं दे सकता। तो कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ का दोगे? फेस रीडिंग का। कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ का दोगे? फेस रीडिंग का, स्टूडेंट के जेस्चर रीडिंग का, स्टूडेंट के जो पोस्चर्स होते हैं, उसकी जो आई कांटेक्ट होता है, उसको देखकर मैं बता देता हूँ कि उसकी कितनी तैयारी चल रही है, कितने पानी के अंदर वो तैर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है। आप लोगों को लगता है टीचर तो बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता। पहली बात, यहाँ थोड़ा सा जो ऊपर लेवल है ना, सब नज़र आता है। इतना सा कोई बच्चा खुसर फुसर भी कर रहा होता है ना, पता लग रहा होता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन बच्चा बात कर रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप लोगों को ऐसे लगता होता है कि टीचर बोल नहीं रहा कुछ, टीचर इग्नोर कर रहा होता है, टीचर इग्नोर कर रहा होता है, आपकी इज्जत रख रहा होता है। लेकिन फिर जब आप लोग खुद ही अपनी इज्जत नहीं रखवाना चाहते हो तो फिर टीचर को बोलना पड़ता है, पिन पॉइंट करना पड़ता है, ठीक है? तो जिसको समझ में आ रहा होता है ना, पता चल रहा होता है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा किसी की क्लास मिस हो जाती है, पहली बात तो ये कि क्लास का मिस हो जाना सीए के स्टूडेंट के लिए गुनाह अजीम, आ जाओ, गुनाह अजीम। क्लास का मिस हो जाना, लेट आना, ये सब के सब चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा हो जाता है, चलो कभी नहीं ले पा रहे क्लास, लेट आ रहे हो, तो मेरा बच्चा लेक्चर्स मौजूद हैं आपके पास, आप देख सकते हो। आपको पता है जो आपको 10 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिली है, उसमें ये सारे लेक्चर्स शामिल हैं जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है आपको ये बात? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखे हुए हैं लेकिन मेरे बोलने पे वो आ रहे हैं कि आपने आना है, रिदम नहीं तोड़ना आपने। आपको पता थी ये बात? क्यों नहीं पता थी? मैंने उनसे लेक्चर मांगे थे। किन से मांगे थे बेटा? आप इनसे मांग लो, आपके पास हैं, इनसे मांग लो। इतनी दूर जा रहे हो तुम, बाकिर भाई के पास जा रहे हो, 500 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बाकिर भाई के पास जा रहे हो लेक्चर मांगने के लिए। यहाँ पे ये जो आवाम तुम्हारे आसपास बैठी हुई है, उनसे नहीं मांग सकते? यूट्यूब पर लेक्चर, हाँ, यूट्यूब की जो लेक्चर की प्लेलिस्ट थी। भाई पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने को बोले थे, लेकिन उसमें रेजिडेंशियल के भी आपको लेक्चर्स उसमें मौजूद हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस वाले भी कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं, पूरा चैप्टर ही मौजूद है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। तो अब अगर किसी की क्लास मिस हो गई है तो भैया देख के आ जाओ ऑटो कॉन्सेप्ट, किसी से पूछ लो सर ने कहाँ तक पढ़ा है, प्लेलिस्ट भी मौजूद नहीं है। आप बाकिर को बोलो मुझे कंप्यूटर लैब के अंदर लेक्चर खोल के दे दो रिकॉर्डिंग, तो मना करें मुझे बताओ। आपको कोई फैसिलिटेट ना करे आप मुझे बताओ। आपके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ सुस्ती और काहिली की वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो, सिर्फ सुस्ती की वजह से। मेरी क्लास, अगर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, मेरी कभी कोई क्लास मिस नहीं होती थी, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। क्योंकि हमें कभी क्लास छोड़ना हमारे अम्मा अब्बा ने सिखाया ही नहीं। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, पेट में दर्द हो, तबीयत ख़राब हो, बुखार हो, अम्मी आज स्कूल की छुट्टी कर लो। नहीं बेटा, स्कूल की तो छुट्टी हो ही नहीं सकती, स्कूल की छुट्टी हो ही नहीं सकती। बचपन से वो आदत ऐसी पड़ी कि अब छुट्टी की आदत ही निकल गई। एट वर्क, काम पे भी, KPMG में भी कोई छुट्टी नहीं करते थे। कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी, दिमाग में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया आता था, छुट्टी। क्या आज ऐसी हालत है मेरी कि अगर मेरा पेपर हो तो मैं छुट्टी कर लूँ? मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता था।
मैं अपने आप से सवाल करता था, क्या मेरी आज ऐसी हालत है, क्या मेरे पैर में इतना दर्द है, मेरे पेट में इतना दर्द है, मेरे सर में इतना दर्द है, मुझे इतना बुखार है कि आज अगर मेरा ICAP का पेपर होता क्या मैं छोड़ देता? क्या आज ऐसी मजबूरी है कि मेरा ICAP का पेपर होता तो मैं छोड़ देता? आंसर आता नो, तो क्लास भी नहीं छोड़ सकता। सिंपल। तो आज काम पे जाना भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, कोई ऐसा काम नहीं है, आराम करना है, ठीक है, अपनी मर्जी से कर लिया आराम, कोई मसला नहीं है। वो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा। अभी आप मालिक नहीं अपनी मर्जी के, अभी आपके माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया हुआ है, अभी आप बाउंड हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, अभी आप बाउंड हैं, अभी आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। अभी आपकी जेब में जो चवन्नी भी है वो आपके वालिदैन की देन है, आपकी नहीं है। बात समझ आ रही है? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से ना बाइक थी ना गाड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी क्लास मिस नहीं करी, लेट भी नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह कभी। तो मैं कहने का मकसद मेरा ये था कि मेरे पास बाइक भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लास मेरी मिस नहीं होती थी। मेरा घर यहीं तारिक रोड पे था, 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ भी क्लास होती थी, 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं जब घर से निकलता था तो ये प्रोविज़न बना के निकलता था, मैंने कितने बजे निकलना है। 8 बजे क्लास शुरू होती थी। कितने बजे शुरू होती थी? 8 बजे क्लास शुरू होती थी। इसका मतलब कि मुझे कुछ भी करके 7:45 बजे घर से निकलना है, कुछ भी करके मुझे 7:45 बजे घर से निकलना है। अगर मैं 7:45 पे नहीं निकलूँगा मैं क्लास पे टाइम पे नहीं पहुँचूँगा। मतलब क्या ये सेंस अल्लाह पाक ने आप लोगों को नहीं दिया है? दिया, दिया। फिर किसी की क्लास मिस हो जाती है। अच्छा, क्लास मिस हो जाती है, घर बैठ के ऑनलाइन लाइव लेक्चर भी देख सकता है बंदा, लिंक आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लाइव लेक्चर देख सकता है, कैंपस में आके क्लास अटेंड कर सकता है, फिर भी ना देखी तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि मैंने क्लास नहीं देखी, मेरी पिछली क्लास मिस हो गई या मेरा ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो अब आप बताओ बीइंग अ टीचर मुझे कितनी तकलीफ़ होगी ना। यार मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। और भी टीचर्स पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। और मेरा बहुत दिल दुखता है अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अप टू डेट नहीं हैं और आप में से कोई मुझे ये बोले कि मुझे याद नहीं है। क्यों दिल दुखता है मेरा? मेरा दिल इसलिए दुखता है कि मैं किसी को फेल होता हुआ देख नहीं सकता। मुझे पता है कि फ़ेल होने की तकलीफ़ क्या होती है। बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे चेहरे लेकर, ऐसी बॉडी लैंग्वेज लेकर, तरस आता है, दुख होता है। यार ये अच्छा बच्चा था, यार ये कर सकता था, इसने अपनी बेवकूफ़ी से फेल किया अपना पेपर। एक टीचर को पता होता है पोटेंशियल क्या है किस बच्चे का। एक अच्छे बच्चे का जब पेपर रुकता है ना, मुझे बेइंतहा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो घर में अपने माँ बाप की भी सुन रहा होगा। दोस्त यार अलग बोल रहे होंगे, भाई हाल तू क्या अगले 3 पेपर उठाने की बातें कर रहा है, 2 तो तेरे से दिए नहीं गए, हरामखोर, पहले वो तो पास कर ले। दोस्त की झिड़कियाँ अलग सुन रहा है, वालिदैन की तकलीफ दे नज़रों का सामना वो कर रहा है, रिश्तेदार रिजल्ट पूछ पूछ के उसका जीना हराम कर रहे हैं, टीचर को शक्ल वो दिखा नहीं पा रहा। एक पेपर क्या रुका, ऐसा लगता है कि जिल्लत का निशाना बन गया। होता है ऐसा भाई, ऐसा ही हुआ। एक पेपर क्या रुकेगा, 2 पेपर क्या रुकेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि बस जिल्लत का निशान बन गया हूँ मैं, अब मुझे दाग धोना पड़ेगा। लेकिन डेंट कितना बड़ा लगता है, डेंट कितना बड़ा लगता है, आप मुझे बताओ ना। एक बच्चा जब फेल हो, अल्लाह करे वो मेहनत करे और पास हो जाए, लेकिन डेंट कितना बड़ा लगता है, तकलीफ कितनी होती होगी उसको, बहुत होती है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो सीए इंटर में तो कभी मेरा पेपर रुका नहीं है, सीए फाइनल में रुका है, लेकिन वो बिल्कुल आखिर में जाकर रुका था मेरा, आखिर वाले। तकलीफ और बहुत ज़्यादा होती थी, ये बोलते ना बाउंड्री लाइन बस बिल्कुल करीब है, टच करना है, उस वक्त पेपर रुके थे। अब जाहिर सी बात है, अम्मा अब्बा तो क्या बोलेंगे, वो तो कॉन्फिडेंस ही देते थे, उनको पता था बच्चा हमारा कर लेगा, वो तो कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं कह रहा हूँ फिर भी इतनी तकलीफ होती थी कि यार एक पेपर भी क्यों रुक गया, 2 पेपर भी क्यों रुक गए।
तो ये CA इंटर के जब आपके पेपर्स रुकेंगे ना, दिस इज़ नॉट एन ईजी जर्नी टू गो थ्रू, दिस विल नॉट बी एन ईजी फेज, सीधी सी बात है। और ये मैं आपको बता दूं कि 50%, मोर देन 50% के पेपर रुक जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं रुक जाएंगे, ये मैं आपको पास पैटर्न से बता रहा हूँ। मोर देन 50% के पेपर्स रुक जाएंगे। अल्लाह ना करे मेरी तो दुआएं सब पास हो जाएं, लेकिन मैं आपको पास पैटर्न्स से बता रहा हूँ कि मोर देन 50% पास नहीं कर पाएंगे। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? आप में से कौन है जो गारंटी से बोल सकता है कि मैं उन 50%, मैं उन 40% में से होऊंगा जो पास होगा? है कोई जो गारंटी से बोल सकता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो क्लासें ही 4 हुई हैं, क्लासें ही 4 हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड होगा ना, जिसके लिए एक क्लास का मिस होना मौत के मुतरादिफ होगा, एक क्लास जिसकी मिस हुई उसको ऐसा लगे कि उसके गले पे कोई छुरी चला रहा है, जिसको ऐसी फीलिंग आएगी ना, मैं आज लिख के देने को तैयार हूं वो बच्चा पास है। जिसको ये मौत आया कि मैं 10 मिनट लेट आ जाऊंगा ना तो सर ने पता नहीं क्या कीमती बात बोल दी होगी, वो मेरे कानों से स्किप हो जाएगी, सर ने पता नहीं कौन सी एग्जाम्पल दे दी होगी जो मैं नहीं सुन पाऊंगा। जिसको 10 मिनट लेट आने में मौत आए ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं वो बच्चा पास होगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये गिव एंड टेक है, ताली दोनों हाथ से बचती है। आपकी जितनी मोहब्बत होगी इस सब्जेक्ट से ना, जितनी मोहब्बत होगी इस सब्जेक्ट से, आपकी कामयाबी के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। जितनी मोहब्बत होगी ना आपकी पढ़ाई से, आपकी ड्यूटी है, देखो ये आपकी पढ़ाई नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी कैसे है सर हमारी? आप पर आपके अम्मा अब्बा ने पैसा लगाया हुआ है। किसका पैसा लगाया हुआ है? तुम्हारा कमाया हुआ है? तुम्हारे माँ बाप ने लगाया है पैसा? अपनी ख्वाहिशात कितनी कुर्बान की होंगी? मुझे पता है, मैंने देखा। मैंने पहली गाड़ी ली थी जब मैं क्वालिफाई कर गया था, उससे पहले गाड़ी नहीं ली थी। ले सकते थे हम, मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, ले सकते थे। लेकिन जितने पैसे मेरी अम्मी ने जोड़े थे ना, मैंने कहा मैं इससे ACC करूँगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मैंने ACC शुरू कर दिया। तो क्या मेरे घर वालों ने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फजल है, जितना शुक्र अदा करूँ कम। ये 5 साल निकालने हैं यार, इसके बाद यू विल सी द ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ, जिसने ये 5 साल दे दिए ना इस प्रोफेशन को, बड़ी बात नहीं कर रहा, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इज़्ज़त से कमाओगे और इतना कमाओगे कि अल्लाह खुश कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये 5 साल दे दो तुम लोग यार, छोड़ दो अभी तफरी तमाशे यार, दोस्ती यारियां कुर्बान कर दो, कोई इशू नहीं है, पढ़ लो। और तुम देखोगे जब रिजल्ट आएगा ना, तुम बोलोगे सर आपने आंखें खोल दी थी। बच्चे मुझे हमेशा शुक्रिया क्यों कहते हैं, सर आपने जितनी आंखें खोली है ना, किसी ने नहीं खोली उतनी आंखें, जिसकी वजह से हमारा पेपर पास हुआ। मैंने कहा भाई मेरी तो कोशिश होती है हर किसी का पास हो जाए। जो ज़्यादा गहरी नींद में सोता है वो फेलियर पे उठता है, क्या कर सकते हैं। तो सब लोग कोशिश कर लेंगे पंक्चुअल होने की, रेगुलर होने की। मेरा कुछ नहीं जाता, देखो तुम्हारे फेल होने से मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बस मेरा दिल बहुत दुखता है। कोई बच्चा मेरे पास आता है ना, ये बोलता हुआ सर मेरा पेपर रुक गया, बड़ी तकलीफ होती है मुझे। क्यों रुक गया यार, इसका पेपर क्यों रुक गया? अब ये दोबारा किस दिल से पढ़ेगा? किताब खोलते हुए इसको मौत आएगी, ये वही पेपर है जो मेरा फेल हुआ है, अब इसको मैं कैसे मोटिवेट करूं? फिर मेरी कोशिश होती है मैं उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करूं, थोड़ा मोटिवेट करूं, थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि वो वैसे ही इतना डाउन हुआ होता है। क्या करूं, और जलील करके मार दूं बेचारे को? मेरा काम होता है उसको अपलिफ्ट करना थोड़ा सा, लेकिन मुझे खुद बड़ी तकलीफ हो रही होती। तो इस पोजीशन पर ना आओ प्लीज़, और डरते रहो। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। दिस इज़ द ट्रेंड, 40% रेशो है, देख लो। सजेस्टेड सोल्यूशन उठाना लास्ट अटेम्प्ट का, सबसे पहले एग्जामिनर ने लिखा होगा कितने % बच्चे पास हो। मेरी बात पे यकीन ना आए, खुद देख लो।
मैं कह रहा हूँ यार ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, सोचो तो सही। हर 10 में से 5 फेल होंगे। अब मैं उन सक्सेसफुल 5 में से हूँ, इसके लिए क्या मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? या मैं ऐसे ही आ जाऊंगा सक्सेसफुल वाली लिस्ट में? लगाना पड़ेगा ना यार, लगाना पड़ेगा। हर क्लास से पहले रिवाइज करना पड़ेगा, सर की बात एक्टिवली सुनना पड़ेगी, सर के सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा, छुट्टी को अवॉइड करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा ना। जो ये सब कर जाएगा वो पास हो जाएगा, देख लेना। मिड टर्म होगा, टेस्ट होगा, तुमको दिखा दूंगा कितने बच्चे बैठे होते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर पेपर फेल क्यों होता है? वो तुम देख लो ना अपनी आंखों से, कितने बच्चों ने मिड टर्म दिया, कितने बच्चों ने फाइनल मॉक दिया, देख लो अपनी आंखों से कितने बच्चे सीरियस हैं। तो फिर क्यों होंगे सब पास? क्यों होंगे सब पास? तो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी आज हम पढ़ेंगे वो मैं सुनूंगा, और जो हम पढ़ेंगे ना, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा, ये तो मैं आज बोल रहा हूं। जो हम पढ़ेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में किसी भी बच्चे से कोई भी बात सुनूंगा, पिन पॉइंट करके उससे पूछूंगा, बेटा जरा बताओ इसका जवाब, बेटा जरा बताओ इसका जवाब, ताकि मुझे पता लगे आप लोग कर क्या रहे हो। देखो इतनी मेहनत से आप लोग आ रहे हो फिजिकल क्लास लेने के लिए ना, तो फिर मैं भी उन बच्चों पे मेहनत करता हूँ दिल जान से, कि उसको ये पता हो कि सर मुझसे पूछेंगे, तो वो इस डर से प्रिपेयर करके आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इस डर से घर बैठ जाते हैं, वो तो पक्का उस कैटेगरी में जो फेल होने वाले हैं, पक्का। ये तो बुज़दिली की निशानी है। तो मैं अगर कोई हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ और अगर आपको नहीं आ रहा, तो एक अच्छा बच्चा वो है कि अगली दफ़ा प्रिपेयर होकर आएगा कि अब सर ने पूछा ना, मैं इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं करूँगा सर को। दैट्स द स्पिरिट। नहीं यार सर तो फ़ौरन से पूछ लेते, इतने सारे बच्चों के बीच में जवाब देना पड़ता है, अरे ऑनलाइन देख लेंगे, छोड़ दो, हो गया हो गया। क्यों? तुमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के लोगों को फेस नहीं करना, तुमने फर्म में जाके अपने सीनियर्स को फेस नहीं करना, अपने पार्टनर को फेस नहीं करना। कातिल दुनिया, कातिल दुनिया, कातिल दुनिया। उस्ताद तो सबसे ज़्यादा शफकत करने वाली हस्ती होता है वालिदैन के बाद, जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है अपने स्टूडेंट से। तुम्हें तो कातिल दुनिया को फेस करना है, जिसमें तुमने मैनेजर्स को फेस करना है, पार्टनर्स को फेस करना है, सीनियर्स को फेस करना है, अपने बॉसेस को फेस करना है, दुनिया को फेस करना है। तो सर की एक सवाल का जवाब देने में अगर तुम इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो देन माजरत के साथ दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा, कंपनी के बारे में मैंने कहा था कि हमने बातें तो पढ़ ली हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो आओ हम शुरू करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ। जी बेटा, एओपी का चैप्टर आएगा ना, टैक्सेशन ऑफ इट्स एओपी, तब हम पढ़ेंगे एओपी में कितनी टाइप्स होती हैं, डिटेल तब आएगी। सर जो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की एओपी वाली, ये उसका एक ही क्राइटेरिया, अगर एक ही क्राइटेरिया है, होली और पार्टली। कंट्रोल अगर पाकिस्तान में बस ये, अब पार्टली कुड बी एनीथिंग, पार्टली कुड बी वन पार्टनर, 1 month ऑफ द टैक्स ईयर। 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं पार्टनरशिप में, 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर बाहर से ऑपरेट करते हैं, 1 पार्टनर पाकिस्तान में रह के ऑपरेट करता है। एओपी के 4 पार्टनर हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एओपी पार्टली पाकिस्तान में इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल है? चारों पार्टनर बाहर हैं। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में 3 महीने एओपी पाकिस्तान में रन की, फिर चारों के चारों बाहर चले गए। क्या मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स पार्टली पाकिस्तान में था? कैसे? 3 months तीनों पाकिस्तान में थे। नहीं, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, 10 दिन भी हो सकते हैं। पार्टली कुड बी एनीथिंग पार्टली। बात समझ आ गई? कंपनी की डेफिनेशन पर आ जाओ। पेज नंबर 5 पर कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपनी की डेफिनेशन में ज़्यादा तैरने की, गौते खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा उतना समझना है, बस जितना मैंने बताना है उतना समझना है, क्योंकि इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो आपको अभी शायद डिटेल में समझ ही ना आए, क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स को आपने देखा ही नहीं है। जैसे ट्रस्ट, आपको पता ही नहीं ट्रस्ट क्या होता है। सोसाइटी, आपको नहीं पता सोसाइटी क्या होती है। एनपीओ, आपको नहीं पता एनपीओ क्या होती है। मुदारबा, आपको नहीं पता मुदारबा क्या होती है। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको अभी आपने देखा नहीं है, ऐसे लीगल स्ट्रक्चर्स।
लेकिन क्या वो आप आगे देखेंगे? जी देखेंगे। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे आप देख लेंगे, जब आप आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आपके सामने वो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो मैं उन स्ट्रक्चर्स को आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितना समझाऊंगा उतना ही समझना है और बाकी की पूरी डेफिनेशन को याद कर लेना है। उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मकसद इसका यह है कि कंपनी की डेफिनेशन आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कभी उनमें से कोई चीज़ लिखी हुई नज़र आए आपको, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ नज़र आ जाए कि एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, अब कहीं आप उसके ऊपर इंडिविजुअल के रेट ना लगा दो, उस वक्त आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ट्रस्ट 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 तो कंपनी की डेफिनेशन में आता है, तो ट्रस्ट तो कंपनी है, तो ट्रस्ट पर कंपनी वाला रेट लगना चाहिए। मुदारबा पे क्या रेट लगेगा? मुदारबा तो कंपनी की डेफिनेशन में आती है, मुदारबा पे कंपनी का रेट लगना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? आओ कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी मीन्स जब भी मीन्स आ जाता है इसका मतलब दिस इज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मतलब लॉ में लिखा हुआ है ना, इनकम टैक्स लॉ में, वही मतलब आपको फॉलो करना है। तो सर हम वही मतलब तो फॉलो करेंगे, हम आप क्यों सोच रहे हैं कि हम इतने आलिम फाजिल हैं कि हम कोई और मतलब फॉलो करेंगे? मैंने कहा कि कंपनी का वर्ड कंपनी एक्ट से निकला है ना, तो कंपनी का मेन लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट। तो हो सकता है कि आप कंपनी की डेफिनेशन के लिए कहाँ चले जाओ? कंपनी एक्ट में चले जाओ। हमने कहा कि कंपनी एक्ट को नहीं देखना, आपने कंपनी की डेफिनेशन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो कंपनी है उसकी डेफिनेशन के लिए आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ही देखना है। क्या बात समझ आ गई? मीन्स लिखा हुआ है। अच्छा, मीन्स के बाद सबसे पहले आ जाओ, मीन्स क्या लिखा है बोलो? कंपनी डिफाइंड एज कंपनी कंपनी इन कंपनीज एक्ट 2017 डिफाइंड एज कंपनी इन कंपनीज एक्ट। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्ट जिस कंपनी को कंपनी कहती है, टैक्स लॉ कह रहा है, हम भी उस कंपनी को क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। ओहो सर बात तो बड़ी आसान हो गई है। तो इसका मतलब कंपनी एक्ट भी जिस कंपनी को कंपनी कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी उसको क्या कहता है? कंपनी कहता है, इंसान नहीं कहता। ये तो बड़ा आसान है सर इसका मतलब कि कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट, मिसाल ले रहा हूं मैं, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, ये सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, ये सारी की सारी कंपनियां किस में आती हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं। तो क्या इनकम टैक्स की नज़र में ये कंपनियां कंपनी ही कहलाएंगी? जी, सिंपल है, इजी है। दूसरा, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड, क्या लिखा हुआ है? बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ऐसे ही है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी। सर क्या कंपनी सिर्फ कंपनी एक्ट के तहत ही पैदा हो सकती है? हमने कहा ऐसा भी हुआ है कि कंपनी किसी और लॉ के तहत पैदा हुई है। एग्जाम्पल दे दें सर, कंपनी माजी के अंदर पीआईए ऑर्डिनेंस के तहत भी पैदा हुई है। पीआईए जो पैदा हुई है वो पीआईए ऑर्डिनेंस के तहत पैदा हुई है।
PNSC ऑर्डिनेंस के तहत PNSC पैदा हुई थी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। बैंक्स पैदा होते हैं अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, उनका अलग लॉ है। इंश्योरेंस कंपनीज पैदा होती हैं अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। अच्छा, वो पैदा हो जाती हैं, उन पर कंपनी एक्ट भी लगता है, इन सब पर कंपनी एक्ट भी लागू होता है, लेकिन ये पैदा कौन से लॉ से होती हैं? अपने लॉ से। ये पैदा कंपनी एक्ट से नहीं हुई, तो क्या ये भी कंपनी है? ये भी कंपनी है। मुश्किल थी कोई बात? कोई मुश्किल बात नहीं थी, अभी तक कोई मुश्किल बात नहीं आई है। नंबर 3, मुदारबा। ये मुदारबा क्या होता है? मुदारबा भी इट्स लाइक अ कंपनी। ये क्या सर, आपने बोल दिया इट्स लाइक अ कंपनी, तो ये लाइक अ कंपनी मतलब क्या? समझ में तो नहीं आया। मुदारबा होता है इस्लामिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे लीजिंग होती है, खामोशी के साथ सुनो, सिर्फ खामोशी के साथ बोल। आप सिर्फ तब सकते हो जब मैं कंप्लीट कर लूं, आप सवाल के लिए बोल सकते हो, बीच में नहीं बोलो। इस्लामिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो होते हैं बैंक्स। बैंक्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देते हैं, आप उधर पैसा रखवाते हो, वो आपको लोन भी देते हैं, वो आपको गाड़ी भी लीज करके देते हैं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं बैंक्स। एक तो होते हैं बैंक्स जो आपसे डिपॉजिट भी लेते हैं, जो आपको लोन भी देते हैं, लीज भी करके देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। तो बैंक को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन क्या ऐसे इदारे भी हो सकते हैं जो बैंक तो ना हो लेकिन हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देते हों? कैसे इदारे होते हैं? जी होते हैं, जैसे कि लीजिंग कंपनीज। बैंक तो नहीं है लेकिन क्या हमें गाड़ी लीज पे देती है? देती है। इसका मतलब सर लीजिंग कंपनी बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंस तो कर रही है गाड़ी हमें फाइनेंस कर रही है। ऑरिक्स लीजिंग से गाड़ी ले लो, दे देगी तुम्हें, ऑरिक्स लीजिंग गाड़ी दे देगी। क्या ख्याल है? लीजिंग कंपनी है। तो इसका मतलब कि सर एक तो होती है बैंकिंग कंपनी और एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये बैंक नहीं है, लीजिंग कंपनी कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जरूर है। क्या ख्याल है? Yes. इनको कहते हैं हम NBFCs। क्या कहते हैं? NBFC का वर्ड मुझे नहीं पता आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, या पहली दफा सुना होगा आपने। NBFC कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। ये बैंक तो नहीं होता, इधर आप अपना अकाउंट खुलवा के पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते, लेकिन ये आपको फिर भी फाइनेंस कर देता है। गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, उधार मतलब लोन पे घर दे देगा। आपको मशीनरी इंपोर्ट करवानी है, पैसे आपके पास नहीं है, ये आपको मशीनरी के पैसे आपको इंपोर्ट करने के लिए दे देगा। इसका मतलब आपको ये फाइनेंस कर देंगे। तो ये बैंक्स नहीं है लेकिन ये ऐसे इदारे हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर लीजिंग कंपनीज भी आती हैं, मुदारबा भी आते हैं। ये भी कंपनीज ही होती हैं लेकिन इनका मकसद क्या होता है? ये फाइनेंस करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो इनका भी स्ट्रक्चर देखने में कंपनी की तरह लगता है। यूं कह लो, एक तो गली में क्रिकेट खेलते हो टेनिस की बॉल से, उसको भी क्या बोलते हो? बॉल। सर टेनिस बॉल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जब आपका क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है तो हार्ड बॉल से खेलते हैं, कलर चेंज, शेप चेंज। लेकिन सर ये क्रिकेट कैसे हो रहा है? बैट और बॉल से हो रहा है सर क्रिकेट। क्या ख्याल है? कुछ दिन पहले पिंक बॉल से हुआ था, पिंक बॉल क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, पता नहीं ऐसे ही हुआ था ना। वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, पिंक बॉल से मैच हुआ था, गली में टेनिस की बॉल से मैच हुआ था। क्या ख्याल है? घर पे मैं अपने बच्चों के साथ प्लास्टिक की बॉल से खेलता हूँ। कहने का मकसद ये है कि दिखने में है सारी क्या
आप बोलोगे उनको सर ये खेलने की बॉल है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी के सारी दिखने में क्या लगेंगी, कंपनीज लगेंगी, ये सारी हैं कंपनी, फंक्शन अलग अलग है। तो फंक्शन क्या है, थोड़े थोड़े अलग अलग है, उसका नाम अलग दे दिया आपने। इसका लॉ भी अलग होता है, इसका भी लॉ अलग होता है, और इसका लॉ होता है मुदारबा ऑर्डिनेंस। मुदारबा ऑर्डिनेंस, ये आप सी फाइनल में पढ़ोगे इंशाल्लाह। मुदारबा क्या होता है, मुदारबा ऑर्डिनेंस क्या होता है, मुदारबा कैसे बनता है, उसका लॉ क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी, ये क्या होता है, कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कौन सी होती है, इस्लामिक। इसका मतलब इसमें इस्लामिक बैंकिंग के उसूल चलते होते हैं, इस्लामिक मोड चलता होगा इसके अंदर। मुदारबा इज अ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, डिटेल में तो किसी भी चीज़ की चले जाऊँ तो 3-4 क्लासें लग जाएंगी। मुदारबा का एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर है, उसकी कैसी टैक्सेशन होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, ये हमारा पढ़ने का मकसद नहीं है। हमें सिर्फ मोटा वर्ड याद रखना है मुदारबा, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ख्वाब में भी मुदारबा आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ चला गया, बाय और अंडर any law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies। ये मैंने गंदी राइटिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ इसको फोकस करने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी में बेनता गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ। इसको इससे समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो लिखा हुआ है हैंड आउट्स में मेरे बच्चा, ऐसा ही है ना। क्या मतलब, आप इसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है, रीड करते हो उसको। A body incorporated by or under the law of a country outside of Pakistan relating to the incorporation of company। ये इंतहाई आसान बात लिखी हुई है, तवज्जो, ये इंतहाई आसान बात लिखी हुई है। ये पता है क्या लिखा हुआ है, फॉरेन कंट्री, ये लिखा हुआ है, इसको मैं इस मुश्किल अंग्रेजी को सलीस अंग्रेजी में बदल देता हूँ। ये लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी। आप इसको पढ़ो, एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है, पैदा हो रही है, किस लॉ के तहत, लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉ के तहत नहीं, पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के लॉ के तहत। अच्छा, वो लॉ कैसा है, वो लॉ रिलेट करता है किन की इनकॉर्पोरेशन से, कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन से। पाकिस्तान में कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन से कौन सा लॉ पर्टेन करता है, कंपनीज एक्ट। इसका मतलब है कि हर कंट्री के अंदर कोई ऐसा लॉ होता होगा जो उस कंट्री के हिसाब से कंपनीज को पैदा करता होगा। मिसाल के तौर पर यूके में यूके कंपनीज एक्ट, इसका मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी कंट्री में जो आउटसाइड पाकिस्तान है, अगर उस आउटसाइड कंट्री के कंपनी लॉ के तहत कोई बॉडी पैदा हो रही है तो वो भी क्या है, कंपनी है। तो क्या मैं इसको आसान लफ्जों में ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो अ कंपनी। क्या ख्याल है, ये नाइंसाफी की बात नहीं हो गई? फॉरेन कंपनी को भी हमने कंपनी बोल दिया, क्या ये नाइंसाफी की बात नहीं हो गई? हो गई नहीं हो गई? हमने कहा कोई नाइंसाफी की बात नहीं हो गई। अभी हमने ये थोड़ी बोला है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वो फॉरेन कंपनी को हम रेजिडेंट कर देंगे, उस फॉरेन कंपनी से जाके हम गन पॉइंट पे टैक्स लूट लेंगे। अभी हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी। ये कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ मिसाल के तौर पर कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई बिल्ली नज़र आएगी, कोई कुत्ता नज़र आएगा, हम उसको बोलेंगे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अगर मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के टीवी के ऊपर
कोई वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कोई कैट आ जाएगी, मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँगा, देखो बेटा कैट, अब वो है तो यूके का शो है, कैट यूके में, वो है डॉग यूके में बैठा हुआ है, लेकिन मैं उसको ये बोलूँगा ना, देखो बेटा कैट, देखो बेटा डॉग। यूके में होने से वो कैट और डॉग की डेफिनेशन से तो बाहर नहीं निकलेगी ना, क्या ख्याल है? तो अगर फॉरेन कंपनी है तो वो कंपनी ना, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हमने ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि कम टैक्स लगा दिया, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो ये बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनी भी क्या है, आगे आ जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अच्छा ये देखो, इसका मतलब क्या है? अब ये जो सोसाइटीज होती हैं ना, अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो तो देखो वाकई में कंपनी ही होती है। वो क्या होती है? कंपनी ही होती है। चाहे वो कंपनी एक्ट वाली कंपनी हो तो भी कंपनी होगी, चाहे वो कंपनी एक्ट के तहत ना बनी हो, किसी और लॉ के तहत बनी हो, लेकिन बनी तो कंपनी है ना, वो भी कंपनी ही होगी। मुदारबा, मैंने आपको बोला मुदारबा भी क्या होती है? कंपनी ही होती है। और जो फॉरेन कंपनी होती है वो भी क्या होती है? कंपनी ही होती है। अब जो कंपनी आ रही है ना, उसमें थोड़ा सा हमें डाउट होगा। अब आप लोगों को थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाएगा, सर ये भी कंपनी है, सोसाइटी को भी कंपनी बोलेंगे? मैंने कहा हाँ। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनी बोलेंगे? हमें तो आज तक नहीं पता था। अगला देखो, ट्रस्ट, ट्रस्ट को भी क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। सर ये क्या बात हो गई? 8 को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? देखो कंपनी। और लोकल गवर्नमेंट को भी क्या बोलेंगे? कंपनी। ये अजीब बातें हैं सर। अभी तक तो चलो आपने जो समझाया हमने घूंट पी लिया, समझ आ गया, ये तो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ नामों से हैं लेकिन कंपनियां हैं। अब जिनके आप नाम ले रहे हो वो तो कंपनियां नहीं होती हैं, उनको आप क्यों जबरदस्ती कंपनी की डेफिनेशन में ठूस रहे हो? हमने कहा पहली बात तो ये कि मैं नहीं ठूस रहा, ये लॉ ने ठूसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे कुछ मकसद हैं, इसके पीछे कुछ क्या है? मकासद हैं, कुछ पर्पसेस हैं। इन चीज़ों को, इन एंटिटीज़ को कंपनी की डेफिनेशन में डालने के पीछे कुछ मकसद है। देखा जाए तो ये दर हकीकत कंपनी नहीं होती। आम जुबान में भी हम इसको कंपनी नहीं बोलते। कोई आपसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन मांगने के लिए आएगी, आप ये नहीं बोलोगे ए कंपनी मैं तुझे डोनेशन नहीं दे रहा, सर ने बताया था तू तो कंपनी है। कंपनी तो प्रॉफिट अर्न करती हैं, मैं नहीं दे रहा। हमने बोला भाई सर ने बताया था ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है लेकिन टैक्स की दुनिया में होती है, ख़ास चूँकि डेफिनेशन में हमने डाल दिया इसलिए कंपनी होती है, तो हमें मानना पड़ेगा कंपनी होती है। अभी क्यों बोला गया है, इस क्यों का जवाब डेफिनेशन बताने के बाद दूंगा। तो क्यों अभी ना पूछे मुझसे कोई, क्यों का जवाब बाद में आएगा। अभी जो बताया जा रहा है वो सुन लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अच्छा, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो वजूद में आती हैं और उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? वो किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? सोसाइटी है। हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ये एक सोसाइटी है, कंपनी नहीं। इसका मकसद क्या है? ये सारे हज ऑपरेटर्स की बेसिस के ऊपर उनकी बात कर रही होगी, कोई कोटा के लिए कुछ कोशिश कर रही होगी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में होगी। इसका मतलब ये सारे ट्रैवल एजेंट्स और हज ऑपरेटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक सोसाइटी बनाई हुई है, एक बॉडी बनाई हुई है जो उनसे थोड़ी थोड़ी फीस लेती है और उनके बिहाफ के ऊपर उनको फैसिलिटेट करती है। इसी तरह मिसाल के तौर पर एरियाज़ के अंदर भी कुछ सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर PECHS, पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये PECHS का कहीं ऑफिस होगा,
वो ऑफिस क्या हेल्प करेगा आपको? आपको वहाँ की TCHS में कोई लोकेशन तलाश करनी है, सोसाइटी का कोई मसला है, कोई और चीज़ है, तो वो PCHS का जो कम्युनिटी सेंटर होगा या PCHS का जो सोसाइटी होगी वो आपको हेल्प आउट करेगी। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है 10 स्टूडेंट्स फाइनेंस के बोले हम मिलके सोसाइटी बनाते हैं, अब हम सारे स्टूडेंट्स को मेंबरशिप देंगे, उनसे हम साल के 100 रुपये लेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे। तो क्या सोसाइटीज़ डेवलप हो सकती हैं? जी होती हैं। सोसाइटीज़ का एक्ट होता है, अलग लॉ होता है, तो सोसाइटी उस लॉ के तहत पैदा होती है। तो सर सोसाइटी कंपनी लॉ के तहत पैदा नहीं होती? नहीं, सोसाइटी के एक्ट के तहत पैदा होती है। किसके एक्ट के तहत पैदा होती है? सोसाइटी के एक्ट के तहत पैदा होती है। लेकिन कंपनी की डेफिनेशन कितनी जालिम है कि उसने सोसाइटी के एक्ट के तहत पैदा होने वाली इस भोली भाली सोसाइटी को भी किस डेफिनेशन में डाल दिया? कंपनी की। तो हमें भी इसको कंपनी मानना पड़ेगा। तो टैक्स के हिसाब से, टैक्स की दुनिया में ऐसी सारी सोसाइटीज भी क्या कहलाएंगी? याद रहेगा। अगला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 6, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है तो वो टैक्स की दुनिया में क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। सर ये क्या बात कर दी आपने, टैक्स की दुनिया में कंपनी कहलाएगी? हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये जितने भी इदारे हैं ना जिसको हमने कंपनी की डेफिनेशन में डाला है, इनको कंपनी की डेफिनेशन में डालने का मकसद ये है कि हम इन सारे इदारों पर ऐसी जिम्मेदारी लगाएंगे जो इनको पूरी करना पड़ेगी। लॉ क्या करेगा? आगे जाके लॉ के सेक्शंस के अंदर लॉ बोलेगा कंपनी की जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई पेमेंट करे वो टैक्स काटे। वो क्या काटे? वो टैक्स विदहोल्ड करे। वो टैक्स क्या करे? विदहोल्ड करे। वो टैक्स काटे बगैर पैसे ना दे। मिसाल के तौर पर कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी जब सैलरी दे तो सैलरी पेड से टैक्स काट ले पहले से। कंपनी अगर कोई चीज़ खरीदे तो सामने वाली पार्टी को पूरी पेमेंट ना करे, टैक्स काट ले। तो एनपीओ भी क्या है? कंपनी। मिसाल ले रहा हूँ, ये रमज़ान में जो JDC ये लोग खाना खिलाते हैं, सैलानी खाने खिलाते हैं। अब ये लोग खाने खिलाने के लिए चावल लेते होंगे ना, चावल लेते होंगे, आटा लेते होंगे, तेल लेते होंगे ना। जब ये तेल लेते होंगे, आटा लेते होंगे तो उसकी पैसे भी देते होंगे। तो जब वो पैसे देंगे जिस किसी को भी, तो क्या वो पूरे पैसे देंगे? नहीं देंगे। उन पे जिम्मेदारी है कि वो क्या काटेंगे? पहले टैक्स काटेंगे। सर क्यों टैक्स काटेंगे? वो कोई कंपनी थोड़ी है। हमने बोला ए बेवकूफ़ बच्चे, तूने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कंपनी की डेफिनेशन देखी ही नहीं। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? कंपनी है। तो अगर कंपनी पर ये जिम्मेदारी है कि पेमेंट करते हुए उसको टैक्स काटना है, तो इस एनपीओ की भी जिम्मेदारी है कि इसको पेमेंट करते वक्त टैक्स काटना है। क्या बात समझ आ गई? हमें इन पे जिम्मेदारियां लगानी है, और इन पर जिम्मेदारियां लगाने का एक आसान तरीका क्या है? इन सबको किसकी डेफिनेशन में डाल दो? कंपनी की डेफिनेशन में। मतलब ये पैसे लेते हुए टैक्स करेंगे? बस अभी जितना मैंने बताया है उतना समझ लो। पैसे देते हुए इनकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्स काटेंगे। मिसाल के तौर पर कोई पैसे दे रहा है, 1 लाख रुपए के चावल परचेज किए किसी ने, तो अब वो चावल वाले को 1 लाख की पेमेंट नहीं करेगा। वो चावल वाले को, मिसाल ले रहा हूँ, 95,000 की पेमेंट करेगा। 5,000 की पेमेंट क्यों रोक लेगा? वो विदहोल्ड कर लेगा। वो क्या कर लेगा? विदहोल्ड कर लेगा। ये किसने पूछा था मुझसे सवाल ये वाला? तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख ली, इसीलिए सवाल पूछा था तुमने। संडे आ रहा है, मैंने कहा था संडे तक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना, किसने देखे हुए? बताया हुआ है ना विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट। सोसाइटीज होती हैं वो अपना रजिस्टर कराती हैं, तभी तो सोसाइटी बनती है ना हमारे बच्चा। रजिस्टर नहीं कराएंगी तो सोसाइटी कैसे बनेगी? सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर कराएगी तभी तो कोई सोसाइटी बनेगी ना, वरना सोसाइटी नहीं बनेगी।
ठीक है, उसी को हम सोसाइटी बोलेंगे ना भाई। अगर कोई सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर ही नहीं कराएगी फिर तो उसको सोसाइटी ही जी। एनपीओ पे टैक्स नहीं लगता आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये डेफिनेशन के बाद मैंने इसका जवाब देना है, उससे पहले नहीं दूंगा मैं। पहले पढ़ लूँ डेफिनेशन, उसका जवाब आ रहा है। अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया है आपको, क्या इन पे हमें जिम्मेदारियां लगानी है। आपने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वो मसला ये है कि सर आप इन सबको अगर कंपनी की डेफिनेशन में डाल देंगे तो कंपनी के ऊपर तो 29% का टैक्स होता है, वो इन सब पे लग जाएगा बेचारों पे। अब उससे बचने का क्या तरीका है? हमने कहा वो आपका मसला बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन खत्म होगी तो हम आपको मसले का जवाब देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रस्ट एन एंटिटी or body of a person established, a trust, an entity or body of a person constituted by or under any law। क्या मतलब इसका मतलब कि अगर कोई ट्रस्ट बनता है, कोई क्या बनता है? ट्रस्ट। अब आपको पता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ट्रस्ट भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर मसाजिद होती हैं, मस्जिद होती हैं, अक्सर मसाजिद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही होती हैं, ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं। कोई ट्रस्टीज़ होते हैं जो सेटअप चला रहे होते हैं, ठीक है। कोई ऑर्फन हाउस है, कोई ऑर्फनेज हाउस है, कोई ऑर्फन हाउस है, वो भी एक ट्रस्ट के तहत बना हुआ होता है, उसमें लोग डोनेशन दे रहे होते हैं। ट्रस्ट, उसका एक ट्रस्टी होता है जो वो चला रहा होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप पता नहीं है आपके लॉ के कोर्स का पार्ट है कि नहीं है। जब हमने तो लॉ पढ़ा था तो उसमें ट्रस्ट एक्ट पढ़ा था। जी बेटा बोलो। ये भी उसी की तरह की आ जाती है, चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं होता। अब ऐसे भी ट्रस्ट होते हैं जो यूनिट ट्रस्ट होते हैं, जिनको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड की भी जो साख्त होती है, बनावट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, वो इसी तरह की होती है कि वो यूनिट ट्रस्ट होता है, वो भी ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता है, ठीक है। तो ट्रस्ट यूँ समझ लो कि एक एंटिटी है जो ट्रस्ट एक्ट के तहत बनती है, सिंपल। तो वो भी किस में डाल दी हमने? तो देखा जाए, अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज करूं तो इसका मतलब सर देखें, जो भी एंटिटी किसी न किसी लॉ के तहत बन रही है उन सबको आपने किस में डाल दिया? कंपनी एक्ट के तहत बन रही है, कंपनी एक्ट के तहत किसी और लॉ के तहत बन रही है, एनपीओ के एक्ट के तहत बन रही है, सोसाइटी एक्ट के तहत बन रही है, बाहर की कंपनी के लॉ के तहत बन रही है, ट्रस्ट एक्ट के तहत बन रही है। जो एंटिटी किसी लॉ के तहत बन रही थी आपने सबको इधर ठूस दिया। मकसद समझा चुका मैं आपको। क्यों? क्योंकि ये सारी के सारी एंटिटीज किसी लॉ के तहत रेगुलेट होती हैं, किसी लॉ के तहत रेगुलेट होती हैं। तो एफबीआई ने सोचा क्यों ना इन सारी की सारी एंटिटीज को जो किसी न किसी लॉ के तहत रेगुलेट होती हैं, जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना आसान है, जिनको पकड़ना आसान है, क्यों ना हम उनको पकड़कर उन पर जिम्मेदारियां लगा दें। उन पर क्या लगा दें? जिम्मेदारी। मुझ पर जिम्मेदारी लगाना मुश्किल है, आप पे जिम्मेदारी लगाना मुश्किल है। मैं और आप इंडिविजुअल्स हैं, मैं और आप कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन क्या ये सारे इदारे कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं? जी रजिस्टर्ड हैं। इनको पकड़ना आसान है। कितने होंगे? मुश्किल से सारे मिला लोगे तो 25, 30, 40 हज़ार होंगे। और लोग कितने सारे हैं? लोग तो बहुत सारे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने किस में डाल दिया? कंपनी में डाल दिया। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 8, foreign association. गौर से देखना इसको। पॉइंट नंबर 8, सर फॉरेन कंपनी को तो आपने कंपनी बोल दिया था, ये क्या है? हमने कहा इस पॉइंट के अंदर ये डेफिनेशन और फ्री हो रही है। ये डेफिनेशन कह रही है कि अगर कोई भी फॉरेन एसोसिएशन हुई, फॉरेन एसोसिएशन मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, तो सर फॉरेन बॉडी में फॉरेन कंपनी तो आ गई ना इधर। और कौन सी बॉडी है?
हमने बोला लॉ कहता है कंपनी के अलावा भी अगर कोई और बॉडी हुई, कोई और फॉरेन एसोसिएशन हुई, तो हम चाहें तो उसको भी हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या ऐसा हो सकता है कि यूके के अंदर, यूके की कंपनी, तो कंपनी की डेफिनेशन में वैसे ही आ गई है, यूके के अंदर कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 1 है और कंपनी 2 है। गौर से देखना, या यूके के अंदर मिसाल के तौर पर ये कंपनी 1 है, ये कंपनी है, एक कंपनी है, यूके के अंदर एक कंपनी है। गौर से देखना जरा। अब यूके वालों ने सोचा कि हमें पाकिस्तान में कुछ काम करना है, कुछ ऑपरेशंस करने हैं, कुछ सेल परचेज करनी है, कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो यूके वालों ने सोचा कि हमारी तो यूके में कंपनी है, हम अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ सेल परचेज करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो हमारी कंपनी पाकिस्तान की डेफिनेशन के हिसाब से भी क्या ही है? कंपनी। तो हम पर टैक्स कितना लग जाएगा? 29% लग जाएगा। तो इन्होंने क्या चालाकी करी, इन्होंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर नंबर 1 को बोला तुम, और अपने डायरेक्टर नंबर 2 को बोला तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों यूके के अंदर एक क्या बना लो? पार्टनरशिप फर्म। क्या बना लो? तुम दोनों यूके में पार्टनरशिप फर्म बना लो, और पाकिस्तान के अंदर हमें अपने ऑपरेशंस करने हैं, हम अपनी कंपनी के नाम से नहीं कर रहे हैं, तुम दोनों पार्टनरशिप फर्म बना लो, उस पार्टनरशिप फर्म के नाम से हम पाकिस्तान में ऑपरेशंस करेंगे, तो टैक्स रेट क्या लगेगा? थोड़ा कम लगेगा। तो इन्होंने एक AOP बना ली D1 D2 के नाम से, और उस AOP से ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग, टैक्स बचाने के लिए हर तरीका इख्तियार करते हैं। ख़ास तौर पर बाहर की कंपनीज, बाहर जितना भी टैक्स देती हैं उनको पाकिस्तान में टैक्स देने में मौत आती है, तो वो हर वो तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में टैक्स को अवॉइड कर सकें। तो अब मिसाल के तौर पर इस कंपनी ने ये चालाकी की कि इस कंपनी ने अपने नाम से काम नहीं किया, इसने अपने 2 डायरेक्टर्स के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म बनाई यूके में, और उसके तहत उसने पाकिस्तान में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये भी एक बॉडी है? क्या ये भी एक बॉडी है? क्या ये भी फॉरेन एसोसिएशन है? जी है, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये फॉरेन एसोसिएशन है। और इसने 2 नंबरी के लिए, धोखा देने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, धोखा से मुराद पाकिस्तान में टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, इस नाम से इसने पाकिस्तान में काम किया। तो अब बेसिकली इस पॉइंट में देखो, कहाँ गया पॉइंट? इस पॉइंट में बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है। किसके पास? FBR के पास ये अथॉरिटी है कि अगर ऐसी हरकत कोई करे तो वो इस फॉरेन एसोसिएशन को भी क्या डिक्लेयर कर सकती है? कंपनी। देखो ये लिखा हुआ है, अ फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो पैदा हुई हो, लॉ के तहत बनी हो, ना बनी हो, विच द बोर्ड हैज, जिसको बोर्ड ने, बोर्ड कौन? FBR, विच द बोर्ड हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी अ कंपनी, जिसको बोर्ड क्या डिक्लेयर कर दे? कंपनी डिक्लेयर कर दे, वो भी कंपनी बन जाएगी। और आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और दूसरा कौन है? लोकल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? कंपनी। और पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? कंपनी। तो ये सारी एंटिटीज जिसको हमने इस डेफिनेशन में पढ़ लिया, ये पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से क्या हैं? कंपनी। अब ये बात समझ आ गई। अब आओ रेजिडेंशियल स्टेटस के क्राइटेरिया पर। हमने क्या पढ़ा था? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए पाकिस्तान में, वो क्या होगी? रेजिडेंट। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, यानी कि जो कंपनी एक्ट के तहत बने, अदर लॉ के तहत बने, मुदारबा पाकिस्तान में पैदा हो, ट्रस्ट पाकिस्तान में पैदा हो, NPO पाकिस्तान में पैदा हो जाए, सोसाइटी पाकिस्तान के लॉ के तहत पैदा हो जाए, ये ट्रस्ट पाकिस्तान के लॉ के तहत पैदा हो जाए, वजूद में आ जाए, वो सब के सब किसकी डेफिनेशन में जाएंगे? कंपनी की डेफिनेशन में। लेकिन
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के लिए पैदा होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ने बोला भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की ही है ना, वो हमेशा ही क्या रहेगी, रेजिडेंट ही रहेगी। अब वो जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया में मैंने 2 वर्ड छुड़वा दिए थे, अब वो पढ़ो। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, जो कंपनी क्या हो जाए पाकिस्तान में पैदा हो जाए। हमने कहा गवर्नमेंट तो खुद पाकिस्तान है, ये कैसे पैदा होगी? गवर्नमेंट तो खुद ही कौन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब कि ये जो जुमला है एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ये 1 से लेकर 8 तक के लिए, ये 1 से लेकर 8 तक के लिए है, 9 के लिए नहीं है, क्योंकि 9 वाली जो गवर्नमेंट है वो तो है ही किसकी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो देखो उसको अलग से लिख दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक कब रेजिडेंट होंगे, जब वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुए होंगे। और 9 वाला हमेशा ही रेजिडेंट होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो है ही पाकिस्तान की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है ही पाकिस्तान की। अब आपके जहन में सवाल आएंगे, क्या सर आपने तो सबको कंपनी बोल दिया, हर एरे गैरे नथु खैरे को आपने डेफिनेशन में डाल के उठा के फेंक दिया, और आपने बोल दिया तू भी कंपनी, तू भी कंपनी, तू भी कंपनी, एनपीओ भी कंपनी, गवर्नमेंट भी कंपनी, ये भी कंपनी, वो भी कंपनी। अब जो भी कंपनी होती है उस पर तो टैक्स लगता है, 29% का टैक्स लगता है, उसके प्रॉफिट्स पे तो टैक्स लगता है। तो क्या इन सबको टैक्स देना पड़ेगा, क्या इनके प्रॉफिट्स पे इनको टैक्स देना पड़ेगा? हमने कहा देखो कंपनी की डेफिनेशन में लाने के 2 मोटे मकासद हैं। पहला मकसद इन पे जिम्मेदारियां आयद करना। पहला मकसद क्या है, इन पे जिम्मेदारी आयद करना, टैक्स की विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी आयद करना। ये बाद में बात आ जाएगी, इतना समझ लो कि जिम्मेदारियां लगाना, इन पर हमें जिम्मेदारियां लगानी है। कंपनी बड़ा सेटअप होता है, कंपनी लीगल सेटअप होता है, कंपनी एक रेगुलेटेड सेटअप होता है, किसी लॉ के तहत बनती है, और ये सारी चीज़ें देखो किसी न किसी लॉ के तहत ही बन रही है। इन पर चेक एंड बैलेंस लगाना आसान होता है, तो टैक्स वाले ने कहा कि इन सब के ऊपर मैं जिम्मेदारियां लगाऊंगा, तो तुम इन सबको कंपनी की डेफिनेशन की थैली में डाल दो। अब हम इन पे जिम्मेदारियां लगा देंगे, पहला मकसद। दूसरी बात, इनकी इनकम के ऊपर टैक्स भी कितना लगाना है मुझे, 29%। इनकी इनकम पे टैक्स भी कितना लगाना है, 29%। लेकिन सर 29% तो लगाना है, लेकिन क्या आप एनपीओ को भी टैक्स करोगे? क्या आप हर ट्रस्ट को टैक्स करोगे? क्या आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से भी टैक्स लोगे? ये हरामखोर तो सबसे टैक्स लेते हैं, इनसे कौन टैक्स लेगा? तो हमने कहा कि इस लॉ के जो दूसरे सेक्शंस हैं, लॉ के जो दूसरे सेक्शंस हैं, हम उसमें इन एंटिटीज़ को बाहर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टैक्स क्रेडिट का सेक्शन पढ़ोगे 100C आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सी फाइनल में आएगा। 100C आप देखोगे तो उसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम को आप पूरा हटा दोगे, उस पर पूरा टैक्स क्रेडिट दे दोगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट का एक सेक्शन है जिसमें जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट कमाएगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जब हमें इनको टैक्स के एम्बिट से निकालना होगा, हम किसी दूसरे सेक्शन में उसको निकाल देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर डालने का मकसद क्या है, ताकि ये सारे के सारे कंपनी के अम्ब्रेला के एम्बिट में आ जाएं और हम इनके ऊपर क्या लगा सकें, जिम्मेदारियां लगा सकें। क्या ये बात सबको समझ आती है? बस इतना समझ लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने औकात से ज़्यादा समझा दिया इस डेफिनेशन को, इतना समझना नहीं था आपने लेकिन इसको याद ज़रूर कर लेना है। कभी भी ये 2 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये डेफिनेशन सबसे सुनूंगा। आगे आ जाओ जी, पी लो। कंपनी की डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से सुनूंगा मैं, ठीक है बेटा? आगे आ जाओ। मैं कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, मैं अभी आपके सामने रिपीट भी कर देता हूँ। 1-2 दफ़ा हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, आपको याद भी हो जाएगी। समझा तो मैंने दिया है, समझा दिया, अब आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा।
बात नहीं बेटा, कंपनी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब हमने समझना ये है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने से होगा क्या। बेटा प्लीज बातें नहीं करो। अगर कोई बंदा रेजिडेंट है होगा क्या। हमने अब तो ये देख लिया कि रेजिडेंट कैसे बनेगा, नॉन रेजिडेंट कौन होगा, रेजिडेंट कौन होगा, ठीक है। सर रेजिडेंट अगर होगा तो रेजिडेंट होने से क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। रेजिडेंट का मतलब होता है दिल के करीब। तो जो बंदा भी पाकिस्तान की सरजमीन के करीब होगा, पाकिस्तान के दिल से करीब होगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। जो बंदा भी पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा उसकी वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा उसकी पूरी दुनिया में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है कहीं भी, उस पर टैक्स कहाँ देना पड़ेगा उसको, पाकिस्तान। तो हमने कहा PSI भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान और FSI भी टैक्सेबल इन। शुरू से रिपीट क्यों करूं, ये तो अभी तो लिखा है, यही तो बोला है मैंने, और क्या बोला है, बोला यही है मैंने, क्या रिपीट करूं। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी PSI तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। FSI टैक्सेबल नहीं होगी। ये लिख लो फिर और समझाता हूं। लिख लो, पहले लिख लो, मुझे तो सांस लेने दो तुम लोग। जी बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू, रेफरेंस टू जो तुम्हारा दिल चाहता है कर लो, समझ लो, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है तो कैसे टैक्सेबल है? पाकिस्तान तो लिख तो ले, सांस तो लेने दे थोड़ा सा, पानी पिए, सांस जरा बहाल तो। इतना तो ना सोच, हम है ना सोचने के लिए। जी कंपनीज की अभी डेफिनेशन की बात होती है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, वो कंपनी लॉ की बात होती है, जैसा सारे लॉ की बात है, और भी किसी लॉ की बात है। अब देखो लॉ क्या कह रहा है, लॉ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है। लॉ कहता है कि अगर तो तुम रेजिडेंट हो, अगर तो तुम क्या हो, रेजिडेंट हो, तो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया में कमाई हुई इनकम पर टैक्स कहाँ देना है, पाकिस्तान में देना है, क्योंकि तुम हमारे अपने हो। तुमने साल के ज़्यादातर हिस्से में पाकिस्तान की सरजमीन का नमक खाया है। मिसाल ले लेता हूँ मैं 183 डेज़ वाले क्राइटेरिया की। एक बंदा है, उसने 200 दिन पाकिस्तान में गुजारे। कितने दिन? 200 दिन पाकिस्तान में गुजारे और 165 दिन दूसरे ममालिक में गुजारे। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, गौर से देखना, मिस्टर ए के पाकिस्तान के अंदर थे 200 दिन
और अदर कंट्रीज में कितने थे? 165। और उसने जो इनकम कमाई, PSI का मतलब पाकिस्तान सोर्स इनकम और FSI का मतलब है फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है। उसने मिस्टर ए ने PSI कमाई 25 लाख और मिस्टर ए ने UK में रेंट कमाया 5 लाख, UAE के अंदर बिजनेस इनकम कमाई 7 लाख। मिस्टर ए को कितनी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? हमने कहा कि मिस्टर ए रेजिडेंट है सर, टैक्स ईयर के अंदर उसने 200 दिन गुजारे हैं, तो हम ये करेंगे, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि उसको PSI पे तो टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है उस पर भी टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? पाकिस्तान में। 25 में 5 ऐड करो, 30 लाख क्या बन गए? 37 लाख के ऊपर उसको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तुमने ज्यादातर हिस्सा कहाँ का नमक खाया है? पाकिस्तान का नमक खाया है। क्या बेटा? पाकिस्तान में जी जी जी, अभी रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट। सब पूरा होगा तो आपको समझ आएगा, ऐसी भी नहीं समझ आएगा। और ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट तो हमें पता है मेहमान होता है हमारा। नॉन रेजिडेंट के तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, 10 दिन आया, 20 दिन आया, 60 दिन आया, 100 दिन आया, यानी कि 183 डेज जिसके नहीं हो रहे हैं या जो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, वो हमारा मेहमान। तो मेहमान के साथ हम ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन अब मेहमान को ये बोल रहे हैं, ए मेहमान तुझे हम ज्यादा फ्री भी नहीं होने देंगे। तू नॉन रेजिडेंट है, जितना तूने पाकिस्तान में कमाया है उसका टैक्स तो कहाँ दे दे? पाकिस्तान में दे दे। जो तेरी फॉरेन सोर्स इनकम है उसके बारे में हम तुझसे सवाल नहीं कर रहे, उस पर हम तुझसे टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन जो तूने कहाँ कमाया है उस पर तो टैक्स दे दे, उस पर तो टैक्स दे दे। लेकिन लॉजिकल बात तो लॉजिकल है कि हमने इससे कहा कि भाई तूने जो कमाया कहाँ? पाकिस्तान में, उस पर टैक्स कहाँ दे दे? क्या दे दे? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है ना, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, ये इतनी आसान नहीं है जितना आप अभी समझ रहे हैं। अभी चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल का है, इस पर डिटेल में बात होती है CA फाइनल में, PSI और FSI पे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो इनकम पाकिस्तान में अर्न की वो PSI और जो इनकम उसने बाहर अर्न की वो क्या? FSI। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है। ये क्राइटेरिया इस तरह से नहीं होता, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ है, लेकिन वो टेक्निकल डेप्थ अभी आप लोगों ने नहीं पढ़नी है CA इंटर के लेवल पर ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आप लोग यही समझ लो कि जो इनकम पाकिस्तान में कमाई वो PSI और जो इनकम फॉरेन कंट्री में कमाई वो उसकी FSI। तो हमने कहा सर ये तो लॉजिकली बात समझ आती है, मसला यहाँ आता है, एक बंदा अगर रेजिडेंट है तो हमने कहा सर आपने उसकी पिटाई लगा दी बिल्कुल तबीयत से। वो बेचारा पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रह रहा है, तो आपने उसकी फॉरेन सोर्स इनकम को भी कहाँ पे टैक्स कर लिया? पाकिस्तान में टैक्स कर लिया। ये तो ज्यादती की बात है, क्योंकि जिस तरह आप नॉन रेजिडेंट को बोल रहे हो, जिस तरह आप नॉन रेजिडेंट को बोल रहे हो कि तेरी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो उस पर कहाँ टैक्स देगा? पाकिस्तान में देगा। इसी तरह ये वाला रेजिडेंट भी किसी दूसरी कंट्री में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। और उस दूसरी कंट्री वाले का भी अगर ऐसा ही लॉ हुआ तो वो कहेगा कि तू यहां नॉन रेजिडेंट है तो तू यहां पर कम से कम यहां की सोर्स ऑफ इनकम पे तो टैक्स दे। इसका मतलब कि सर अगर ये नॉन रेजिडेंट होगा तो उस नॉन रेजिडेंट की दूसरे कंट्री में लोकल सोर्स इनकम होगी और फॉरेन सोर्स इनकम होगी। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, उसकी दूसरे कंट्री के हिसाब से जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो क्या होगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम है। तो वो बोलेगा भाई फॉरेन सोर्स इनकम तुमने भी, तुम्हारे लॉ ने भी नॉट टैक्सेबल रखी थी,
हम भी नॉट टैक्सेबल कर देते हैं। इस पर तुम कहाँ टैक्स दे देना? पाकिस्तान में। लेकिन जो लोकल सोर्स इनकम है उस पर तो तुम कहाँ टैक्स दो? फॉरेन कंट्री में, नॉन रेजिडेंट है ना। तो हमने कहा सर ये जो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है ये दूसरे कंट्री में इसकी लोकल सोर्स इनकम होगी। तो जिस तरह आप नॉन रेजिडेंट की लोकल सोर्स इनकम को यहां टैक्स कर रहे हो, तो ये बंदा दूसरे कंट्री में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा, और नॉन रेजिडेंट होगा तो ये वाली इनकम जो आपके पास एफएसआई है उस कंट्री में क्या होगी? इसकी लोकल सोर्स इनकम होगी। तो वो वहां पर इसको टैक्स कर रहे होंगे। तो इसका मतलब कि अगर आपने इस इनकम को पाकिस्तान में टैक्स कर लिया तो ये इनकम फॉरेन कंट्री में भी टैक्स हो रही होगी और यहाँ पर भी टैक्स हो रही होगी। इसको दो दो दफ़ा थप्पड़ लग रहा होगा। ये फॉरेन सोर्स इनकम दूसरी कंट्री वाला भी टैक्स कर रहा होगा क्योंकि उसकी तो लोकल सोर्स होगी। आपने भी यहाँ पे नॉन रेजिडेंट की लोकल सोर्स इनकम को छोड़ा थोड़ी है, आपने उसको टैक्स किया है ना। तो ये रेजिडेंट बंदा भी दूसरे कंट्री में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। तो वो अपनी लोकल सोर्स इनकम को छोड़ेंगे क्या? वो नहीं छोड़ेंगे, वो उसको टैक्स करेंगे। सिंपल बात है, देखो कंफ्यूज नहीं हो, बहुत सिंपल है। यहां पर जो नॉन रेजिडेंट है, क्या हमने उसकी लोकल सोर्स को, पीएसआई को मैं एलएसआई कर दूं थोड़ी देर के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो तभी। यहां एलएसआई विच इन इफेक्ट इज पीएसआई, ठीक है। हमने नॉन रेजिडेंट की लोकल सोर्स इनकम को टैक्सेबल किया। तो जब हमारा रेजिडेंट है जो दूसरे कंट्री में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट, तो उसकी लोकल सोर्स को वो लोग टैक्सेबल करेंगे? नहीं। क्यों करेंगे? ना लोकल सोर्स को तो करेंगे ना। हमने भी तो नॉन रेजिडेंट की लोकल सोर्स को टैक्सेबल किया ना, तो इसकी भी दूसरे कंट्री वाले लोकल सोर्स इनकम को टैक्सेबल करेंगे ना। बहुत ग्लिच हो रहा है यार, बार बार ग्लिच हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है इसके साथ। चेक करो उसको। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो इनकम है, ये वाली जो इनकम है इस रेजिडेंट पर्सन की, ये बेचारी डबल टैक्स हो रही है। ये क्या हो रही है? डबल टैक्स हो रही है। क्यों? वजह फिर से देख लो यहां पे। इसलिए डबल टैक्स हो रही है क्योंकि ये बंदा यूके में, मिसाल के तौर पर ये बंदा यूके में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो यूके में क्या होगा ये? और यूके की भी होगी एलएसआई और यूके की भी होगी एफएसआई। जो यूके की एफएसआई है, जो यूके की एफएसआई है वो यहाँ की क्या है? एलएसआई है। और जो यूके की एलएसआई है वो यहाँ की क्या है? बोलो, ऐसा ही है। अगर ये नॉन रेजिडेंट है और इसके साथ वही हरकत करें जो हमने करी है, तो ये बोलेगा भाई एलएसआई टैक्सेबल इन, और एफएसआई नॉट टैक्सेबल। और ये जो यहां नॉन रेजिडेंट है ये वही है जो ये बंदा है, जो यहां पे क्या बन रहा है? रेजिडेंट। अगर यूके वाले ने बिल्कुल सेम लॉ रखा, और वो सेम ही लॉ रखेगा, पागल का बच्चा तो वो भी नहीं है, वो बोलेगा जो तूने लॉ रखा है हम भी वही लॉ रखेंगे। इसने सेम लॉ रख दिया। अब ये बंदा कॉइन का दूसरा साइड यूके में ये बनेगा, ऐसा ही है कि नहीं है? यहां तक सबको समझ आ रही है? फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है वो यूके में क्या है? नॉन रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट का लॉ वही है जो हमारे यहां पर है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, तो क्या यूके वाला अपनी इनकम पर यूके में टैक्स लेगा? बिल्कुल लेगा। इसका मतलब कि ये जो एफएसआई है, ये जो यहां पर एलएसआई है, ये यहां टैक्स हो चुकी है। पाकिस्तान वाला कह रहा है यहां भी टैक्स लूंगा। मुझे बताओ क्या इस पे 2 दफा टैक्स लग गया? इस पर 2 दफा टैक्स लग गया। इसका मतलब कि जो बंदा भी पाकिस्तान में रेजिडेंट है वो बेचारा सर मजलूम है। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पर पाकिस्तान में भी हम टैक्स ले रहे हैं
और दूसरी कंट्री के अंदर उससे दूसरी कंट्री वाला भी टैक्स ले रहा है, एक इनकम दो दफा टैक्स हो रही है। हमने कहा इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, यूके का और पाकिस्तान का, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा जिसे हम कहते हैं टैक्स ट्रीटी कहते हैं। और ये जो टैक्स ट्रीटी होती है इसमें लिखा हुआ होता है, आमतौर पर क्या लिखा हुआ होता है, आमतौर पर इसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये वाली इनकम जो इसने यूके में कमाई है, मिसाल के तौर पर यूके में इसने रेंट कमाया है, तो यूके वाला उस एग्रीमेंट में लिख देता है, ए पाकिस्तान, जो इनकम बंदा, ऐसा बंदा जो इनकम यूके में कमाएगा उस पर टैक्स कौन लेगा? यूके में हम लेंगे। बात समझ आ रही है? उस पर आप टैक्स नहीं लेंगे, डबल टैक्स नहीं होगी। या अगर आप लेंगे तो हम नहीं लेंगे, या अगर हम टैक्स लेंगे तो आप उससे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तो दो मुल्कों के दरमियान ये टैक्स ट्रीटी मौजूद है तो ये टैक्स ट्रीटी प्रिवेल करती है। क्या करती है? प्रिवेल करती है। और टैक्स ट्रीटी की बात सुनी जाएगी, टैक्स ट्रीटी की बात सुनी जाएगी, यानी कि टैक्स ट्रीटी में जो भी लिखा हुआ होगा हम उसकी बात सुनेंगे, हम उसकी बात सुनेंगे। सर लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन हम किसकी बात सुनेंगे? टैक्स ट्रीटी। सर लॉ में ए लिखा हुआ है, टैक्स ट्रीटी में बी लिखा हुआ है, होगा क्या? बी होगा। सही है? लेकिन एक बात समझ लो बस, टैक्स ट्रीटी का इस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज टीटी प्रूफ, दिस इज टीटी प्रूफ। इस पर टैक्स ट्रीटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स ट्रीटी में अगर ये लिखा हुआ है, सुनना, टैक्स ट्रीटी में अगर ये लिखा हुआ है, ए पाकिस्तान, ये जो बंदा है, जो रेजिडेंट है, जो कौन है, उसने जो इनकम पाकिस्तान में कमाई है उस पर तुम टैक्स ना लगाओ, तो पाकिस्तान क्या बोलेगा? चलो निकल लो पतली गली से। रेजिडेंट बंदे की पीएसआई के साथ क्या करना है ये हमें आप ना बताओ। फिर से रिपीट करो, रेजिडेंट, एक तो पहले तो रेजिडेंट, ऊपर से उसकी क्या? पीएसआई। तो पाकिस्तान बोलता है आपको इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की लॉज बोलते हैं एक तो बंदा रेजिडेंट, यहाँ का नमक उसने साल के ज्यादातर हिस्से में खाया है, हमारा बंदा, और फिर कमा भी क्या रहा है? पीएसआई। तो उसके अंदर आपका बोलना बनता नहीं है। उसमें आप जो भी बोलोगे अगर हमारे लॉ से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा जो भी आप बोलोगे हम आपकी बात मान लेंगे। क्या ये बात सबको समझ आती है? इन शॉर्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल बात है। रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। इसका मतलब इसका हमने ये कह दिया कि पूरी वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स तो लगेगा लेकिन सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। अगर टैक्स ट्रीटी किसी एफएसआई को हटाना चाहेगी तो वो हटा देगी। जी बेटा। बिल्कुल आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मेरा बच्चा, उसी पर आ रहा हूँ, टेंशन ही ना ले। तो क्या ये टैक्स ट्रीटी सारे कंट्रीज के साथ है? आंसर इज नो। पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी सारे कंट्रीज के साथ नहीं है। इस वक्त ग्लोब के ऊपर मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, 250 से ज़्यादा कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी शायद 70 के साथ है, सबके साथ। और जिसके साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पे टैक्स लगाना पड़ेगा, दोनों पे टैक्स लेना पड़ेगा, दोनों पे टैक्स लगाना पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या है कि बेचारे के साथ ज्यादती हो जाएगी। फॉरेन कंट्री में भी क्या लग रहा होगा? टैक्स लग रहा होगा। और पाकिस्तान में भी उस पर दोबारा से क्या लग रहा होगा? टैक्स लग रहा होगा। यानी उसकी पिटाई हो रही होगी, उसकी पिटाई हो रही होगी, उसको थप्पड़ लग रहा होगा, उसको ज़ख्म लग रहा होगा। लेकिन फिर पाकिस्तान के लॉ थोड़े से रहम दिल हैं, नरम दिल हैं। फिर लॉ कहता है कि हम ज़ख्म तो लगाएंगे लेकिन साथ में मरहम भी लगा देंगे। हम ज़ख्म तो लगाएंगे, हम थप्पड़ तो मारेंगे, साथ में प्यार भी कर लेंगे थोड़ा सा। बात समझ आ रही है?
उसको कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं? जो थप्पड़ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? डबल टैक्स। फॉरेन कंट्री में टैक्स लगा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर उस पर दोबारा टैक्स लग गया, ये है थप्पड़। सर थप्पड़ लगाने के बाद जो मरहम लगाते हैं या ज़ख़म लगाने के बाद जो मरहम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा तफसील से चैप्टर नंबर 2 में आएंगी इसका। लेकिन सर जब हमें ज़ख़म लगाने के बाद मरहम लगाना ही था तो हमने ज़ख़म ही क्यों लगाया? जब हमें ज़ख़म लगाने के बाद मरहम लगाना ही था तो हमने ज़ख़म लगाया ही क्यों? इसको ज़ख़म दिया ही क्यों? हमने कहा इसलिए कि ज़ख़म हम गहरा लगाएंगे, तलवार से लगाएंगे, और जो मरहम हम लगाएंगे वो पॉलीफैक्स लगाएंगे। ज़ख़म गहरा लगेगा, मरहम छोटा सा लगेगा। ज़ख़म गहरा लगेगा यानी कि जो टैक्स जब लेने की बात आएगी तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ज़्यादा खींचेगी, और जब मरहम लगाने की बात आएगी या बेनिफिट देने की बात आएगी तो थोड़ा सा बेनिफिट देगी। देखने में ऐसा लगेगा कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन हम उसको जब क्लोजली देखेंगे तो उसमें 2 नंबर ही हो चुकी होगी। ज़ख़म गहरा लगा होगा और बेनिफिट थोड़ा सा मिलेगा। ये जब हम नंबर्स के साथ FTC पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे होगा। इसकी पूरी कैलकुलेशंस हमें करनी होंगी। ये कैलकुलेशन के साथ पूरा टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 में आ रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का। ठीक हो गई बात? मैं फिर से रिपीट कर दूं, अ रेजिडेंट पर्सन, बहुत सिंपल है, अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। ठीक होगी बात? अब ये सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, अभी हम क्लास एंड कर देंगे। एक पेज बाकी है इस हैंड आउट का। मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो आज हम कर लेते, लेकिन वो आज हम नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेंशन नहीं है, परसों ही आ रही है नेक्स्ट क्लास हमारी। अच्छा, पेज नंबर 5 पर आ जाओ। कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओबी पढ़ लिया था, इनकम विद रेफरेंस टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। बेटा प्लीज, income of a resident person is computed by taking into account the amounts that are his Pakistan source income and the amounts that are his foreign source income subject to the relevant tax treaty. On the other hand, income of a non-resident person, जो non-resident person होगा उसकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी? by taking into account only the amount that are his PSI. In the view of the aforesaid provisions of the law, the equation to determine the taxable income is as under. पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, सॉरी, अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी चार्जेबल है, फॉरेन सोर्स इनकम भी चार्जेबल टू टैक्स है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ PSI चार्जेबल टू टैक्स है और फॉरेन सोर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। एक पेज बाकी है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस एक पेज के बाद, पेज नंबर 6 के बाद, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस ड्यू हो जाएंगे। 2-3 हम करेंगे, बाकी सारे आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन ये सब हो पाएगा मंडे को, आज नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं थे उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इस हफ्ते में कर लेंगे, तो संडे तक वो वादे का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो वो कोशिश कर लो, आप लोग कर लो। भले संडे को नहीं भी हो पाता, मैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, संडे नहीं हो पाता तो मंडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, लेकिन वेडनेसडे से पहले कर लो। दूसरी बात, ये चैप्टर आखिरी पेज को छोड़कर मुझे याद चाहिए। मैं किसी से भी कोई भी चीज़ पूछ लूँ, कंपनी की डेफिनेशन पूछ लूँ, रेजिडेंशियल क्राइटेरिया पूछ लूँ, कुछ भी पूछ लूँ, आपको याद होना चाहिए। क्या सारे बच्चे पक्का याद कर लेंगे बेटा? इंशाल्लाह। मुलाकात होती है आपसे मंडे वाले दिन 9:45 AM। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।